हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जीवधारियों में जनन। इसका महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहता है अभी वही बताएंगे और वन शॉट में यानी एक ही वीडियो में पूरा बायोलॉजी का ये फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है जीवधारियों में जनन ये ख़त्म कर देंगे। और सारा जो भी प्रश्न बनता है और जो भी प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड में वो सभी क्वेश्चन आप लोग को सब्जेक्टिव बता देंगे यही के माध्यम से। यहाँ पर देखिए क्या कहता है जीवधारियों में जनन। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या कहता है जीवधारियों में जनन। आखिर जीवधारियों में जनन होता क्या है, इस जगह बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है जीवधारित, यानी कहता है जीवन अवधि के बारे में इसमें चर्चा होगा और लैंगिक और अलैंगिक के बारे में चर्चा होगा। और इसमें जीवन अवधि के जंतु में यानी जो जीव जंतु है ओकर कितने आयु रहता है, यानी कितना वर्ष कौन जीव जीता है और पेड़ पौधा कितना वर्ष जीता है, इस सब के बारे में इनमें चर्चा होगा यानी ये पूरा चैप्टर में। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है जीवन अवधि। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या कहता है जीवन अवधि ना, ये जीवन अवधि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए जीवन अवधि होता क्या है, कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है उस समय से लेकर और मरने तक जो इसमें बीच में जो टाइम बचता है, जो बीच में टाइम होता है, इसी को कहते हैं जीवन अवधि। अब देखिए परिभाषा के माध्यम से आप लोग को बताते हैं इस जगह किसी भी जीव का उसके जन्म से लेकर, यहाँ पर देख सकते हैं जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की, यानी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय उसका जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है। यहाँ तक तो ये टॉपिक तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे ना। तो उसके बाद देखिए क्या कहता है फिर से प्रत्येक जीव, क्या कहता है प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। ये होता है प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे हो गया यानी पेड़ का जीवन काल अलग होगा और मानव का जीवन काल अलग होगा, उसी तरह होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा आगे कर लेते हैं। इस जगह फिर से देखिए क्या कहता है जीवों का, क्या कहता है इस जगह अच्छा से देखिएगा। यहाँ पर क्या कहता है जीवों का जीवन काल आकार पर निर्भर नहीं करता है। सच बात है, ये जो जीव है इसका जीवन काल आकार पर तो निर्भर नहीं करता है। यदि कोई मोटा आदमी होगा तो थोड़ी 100-200 वर्ष जी जाएगा, वो तो उतना ही वर्ष जिएगा, यानी 60 से 65 वर्ष या 70 से 75 वर्ष ना। तो देखिए जीवन अवधि के जंतुओं में कुछ यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हाथी है फर्स्ट नंबर। देखिए आप लोग यहाँ पर देखिएगा क्या है फर्स्ट नंबर। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीवन अवधि में जंतुओं में ना, जीव जंतुओं में जीवन अवधि। तो यहाँ पर देखिए हाथी तो जीता है 65 से 70 वर्ष। कितना वर्ष जीता है हाथी? 65 से 70 वर्ष जीता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाता है फिर से कुत्ता देखिए 25 से यानी 20 से 25 वर्ष जीता है। कुत्ता 20 से 25 वर्ष जीता है, इस जगह आप लोग देख सकते हैं अच्छा से। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है गाय है ना, गाय भी देख सकते हैं। गाय कितना वर्ष जीता है? यो जीता है 20 से 25 वर्ष, गाय भी 20 से 25 वर्ष जीता है। उसके बाद देखिए घोड़ा भी 50, देखिए घोड़ा यहाँ पर कितना वर्ष जीता है? 50 से 60 वर्ष जीता है ना। आदमी को भी मतलब थोड़ा एवरेज में है। उसके बाद देखिए कौवा, यहाँ पर कौवा जीता है 10 से 15 वर्ष ना। यहाँ पर देख सकते हैं कौवा कितना वर्ष जीता है? 10 से। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है अब है तोता देख सकते हैं कितना वर्ष जीता है, इस जगह देख सकते हैं तोता 130 से 140 वर्ष जीता है। उसके बाद देखिए तितली यहाँ पर देखिए 1 से 2 सप्ताह जीता है तितली ना, तितली 1 से 2 सप्ताह जीता है। चलिए अब थोड़ा आगे कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अब मनुष्य 70 से 75 वर्ष जीता है ना। मनुष्य कितना वर्ष जीता है? 70 से 75 वर्ष जीता है, इस जगह आप लोग बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं मनुष्य 70 से 75 वर्ष जीता है। उसके बाद मगरमच्छ देखिए 40 वर्ष जीता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोकोडाइल ना, इंग्लिश में कहते हैं क्रोकोडाइल मगरमच्छ को। उसके बाद देखिए पेड़ पौधा का आप जीवन अवधि देखेंगे, वो कितने वर्ष जीता है ना। पेड़ पौधा का आप जीवन अवधि देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पेड़ पौधा का जीवन अवधि। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या कहता है बरगद का 200 वर्ष। यहाँ पर देख सकते हैं बरगद 200 वर्ष जीता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है आम है, तो आम देखिए 100 वर्ष जीता है। उसके बाद जामुन है, जामुन 60 वर्ष जीता है ना। जामुन कितना वर्ष जीता है? 60 वर्ष जीता है। उसके बाद देखिए केला है ना, केला देखिए 20 से 25 वर्ष जीता है केला,
20 से 25 वर्ष जीता है। उसके बाद देखिए गुलाब, गुलाब 5 से 7 वर्ष जीता है ना। गुलाब कितना वर्ष जीता है? 5 से 7 वर्ष जीता है ना। यहाँ पर देख सकते हैं गुलाब 5 से 7 वर्ष जीता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब पीपल, पीपल कितना? 1500 वर्ष, यानी समझते हैं ना कितना पीढ़ी पार हो जाएगा, 1500 वर्ष ना। उसके बाद देखिए अब चलते हैं आगे के तरफ। अब देखिए वो तो समझ गए, जीवन अवधि के बारे में समझ गए, जीवधारियों का जीवन अवधि। उसके बाद देखिए उसमें क्या था? जीवधारियों में जनन, आखिर जनन होता क्या है उसके बारे में अब चर्चा करेंगे थोड़ा। जनन देखिए, जनन वह होता है जिसमें, देख सकते हैं आप लोग, जिसमें नर और मादा दोनों मिलकर ना, नर और मादा दोनों मिलकर एक मतलब भ्रूण का तैयार करता है, यानी एक बच्चे का तैयार करता है, ओकरे जनन कहते हैं ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को बहुत ही डिटेल से बताते हैं, आप लोग अच्छा से देखिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, जनन, जनन द्वार कोई जीवधारियों वनस्पति या प्राणी, जीवधारियों वनस्पति या प्राणी, इसमें तो दोनों आ सकता है, पेड़ पौधे भी आ सकते हैं और प्राणी भी आ सकता है ना, पेड़ पौधे भी आ सकता है और प्राणी भी आ सकता है। क्या कहता है? जनन जनन द्वारा कोई भी जीवधारी वनस्पति या प्राणी अपने ही सदिश मतलब अपने ही समान किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति में वृद्धि करता है। जन्म देने की इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। फिर से आप लोग को समझाते हैं। इसमें इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई भी, यानी कोई यदि पेड़ पौधे ही हो, पेड़ पौधे क्यों ना हो ना, पेड़ पौधे भी हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्राणी भी, यानी नर और मादा भी हो सकता है ना। ये दोनों आपस में यदि संभोग करते हैं, यानी आपस में मिलते हैं, संबंध बनाते हैं, तो इसके ही जैसे, यानी एकरे जैसे जन्म दूसरा लेता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को जनन कहते हैं। इस जगह देख सकते हैं आप लोग, इसी प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है ना? जनन तो बहुत होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? जनन आखिर क्यों करता है ना, जनन आखिर क्यों करता है? इस जगह इसका कुछ उद्देश्य तो होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस जगह देख सकते हैं जनन का उद्देश्य ना, क्या कहता है? जनन का, इस जगह देख सकते हैं आप लोग क्या कहता है? जनन का उद्देश्य ना, जनन का तो कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा। इस जगह देख सकते हैं आप लोग जनन का उद्देश्य। देखिए जनन के माध्यम से ही जाति का नियंत्रण बनी रहती है। यदि कोई मरता है तो फिर दूसरा बार, यदि कोई मरता है तो फिर कोई जन्म लेता है, ऐसी होता है। एकरे कहते हैं जन्म नियंत्रण ना, जन्म नियंत्रण ना, एकरे कहते हैं जन्म नियंत्रण। इस जगह पढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है? जनन के माध्यम से ही, जनन के माध्यम से ही जाति का नियंत्रता बनी रहती है, नियंत्रता बनी रहती है, यानी नियंत्रण, यानी आंकड़ा बस चलते रहता है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है, जीव जनन करते हैं और अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होता है। ये भी बात तो चलिए बहुत ही सही है, अपने ही समान संतान को उत्पत्ति करती है, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, तीसरा पॉइंट है, जनन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है। ये भी बात सही है, विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है, और विभिन्नताओं से, यानी विभिन्नता से विकास उत्पन्न होता है। विभिन्नता से क्या उत्पन्न होता है? विकास उत्पन्न होता है ना। उसके बाद देखिए अब चौथा पॉइंट चलते हैं, चौथा पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देखिए चौथा पॉइंट कहता है, जनन के द्वारा ही किसी जीव की मृत्यु होने पर उसकी जाति का अस्तित्व बना रहता है। ये भी बात सही है, जनन का समझ गए, जनन का उद्देश्य क्या होता है, इतना ही उद्देश्य था। और मेन जो पॉइंट है बस वही पॉइंट आप लोग को बताते हैं, और वरना झोल झाल पॉइंट नहीं बताते हैं हम। उसके बाद देखिए क्या कहता है, जनन का प्रकार, जनन के प्रकार के होता है, ये इसके बारे में अब चर्चा होगा। जनन के प्रकार के होता है ना, जनन का उद्देश्य देख लिए, जनन क्या है वो भी देख लिए, जीवन अवधि क्या है और जीव जंतु का जीवन अवधि वो भी पढ़ लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, जनन का प्रकार ना, जनन के प्रकार के होता है, ये भी पढ़ लीजिए। अब देखिए जनन के प्रकार का होता है, इस जगह देख सकते हैं जनन का प्रकार ना, जनन देखिए 3 प्रकार से होता है मुख्यतः। एक तो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक तो होता है कायिक या वर्धी जनन, एक होता है कायिक वर्धी जनन,
कायिक या वर्धी जनन, कायिक जनन भी कह सकते हैं या वर्धी जनन भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। उसके बाद देखिए दूसरा है लैंगिक जनन ना, लैंगिक जनन है। उसके बाद देखिए तीसरा है अलैंगिक जनन, तीसरा क्या है अलैंगिक जनन, ये भी होता है। यानी ये तीन जनन का प्रकार मात्र तीन ही होता है और इसका खुद मतलब अपना अपना प्रकार होता है। फिर से देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे अब क्या, फर्स्ट नंबर क्या है कायिक जनन ना, कायिक जनन के बारे में अब पढ़ेंगे। तो इस जगह देख सकते हैं आप लोग कायिक जनन के बारे में अब चर्चा करेंगे। कायिक जनन आखिर होता क्या है ना, मेन पॉइंट है कायिक जनन आखिर होता क्या है। जब किसी पौधे में जड़ या तना एवं पत्तियों के द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है, ओकरे तो कायिक जनन कहते हैं। कोई भी पत्ती या पेड़ पौधा अपने जैसे ही पत्ती यानी पत्ती के द्वारा ही जनन करता है, ओकरे कहते हैं कायिक जनन ना। इसका कुछ भाषा भी बनाए हैं, वो भी देख लीजिए आप लोग, बहुत ही शॉर्ट भाषा है। जब किसी पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों के द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है, नए पौधे का निर्माण किया जाता है, तो उसे हम कायिक या वर्धी जनन कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार लगा होगा आप लोग को। देखिए फिर से पढ़ते हैं, कहता है जब किसी क्या कहता है, जब किसी पौधे में जड़, तना एवं पत्ती, क्या कहता है, जड़, तना एवं पत्तियों के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। जड़, तना, पत्ती, ये तो मेन, ये तीन को बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ। जड़ और यहाँ पर तना, उसके बाद पत्तियों के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। इस जगह देखिए नए पौधे का निर्माण होता है ना, नए पौधे का निर्माण होता है, तो ओकरे कहते हैं कथी, कायिक जनन कहते हैं या वर्धी जनन कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है अगला पॉइंट, नए पौधे अकारी यानी आकारी और अनावश्यकी रूप में मातृ पौधे के समान ही होते हैं। जो इसका कायिक जनन होता है, इसमें जो पौधा मतलब नए पौधे का निर्माण होता है, वो मतलब आकार भी वैसा ही रहता है और यानी आनुवांशिकता भी उसका वैसा ही रहता है ना। उसके बाद देखिए ये समान होता है, यानी ये मातृ पौधे के समान ही होता है ना। उसके बाद देखिए अब इसका गुण, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से, देखिए क्या कहता है इस जगह, कहता है इसके गुण, क्या कहता है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कहता है इसके गुण अपने मातृगुण से लगभग समान होते हैं। सच कहता है, इसका गुण अपने मातृगुण से क्या होता है, लगभग समान ही होता है ना। इसका गुण अपने मातृगुण से लगभग समान ही होता है। और कायिक जनन या वर्धी जनन के प्रकार ना, कायिक जनन आप लोग को पढ़ाए हैं, ये तीन गो होता है, मतलब जनन का प्रकार तीन गो होता है। एक होता है कायिक जनन या वर्धी जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन और तीसरा होता है अलैंगिक जनन ना, ये पढ़े हैं। और कायिक जनन का भी प्रकार होता है, कायिक जनन का दो प्रकार होता है, एक प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन, वो भी अभी पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कायिक जनन का प्रकार, इस जगह आप लोग बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं कायिक जनन का प्रकार ना। कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं, इस जगह देख सकते हैं आप। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन, जिसको कह सकते हैं ठेठ भाषा में मानव निर्मित ना, जो मानव के द्वारा बनाया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला आ जाता है प्राकृतिक कायिक जनन। आखिर कहते हैं केकरा ना, प्राकृतिक कायिक जनन केकरा कहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक कायिक जनन ना। प्राकृतिक कायिक जनन देखिए कहता है किसका, जो प्राकृतिक कायिक जनन में स्वयं ही पौधे रूपांतरित भाग, यह कायिक प्रवर्धन भाग अंकुरित होकर नए पौधे का जन्म देता है, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। तो देख लीजिए जो मतलब प्राकृतिक, जो पौधा स्वयं ही, यानी पौधा जो स्वयं ही अपना खुद का जो रूपांतरित जड़, तना या पत्ती कुछ भी रूपांतरित करता है, नए पौधे का निर्माण करता है, तो ओकरे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ेंगे इसका परिभाषा। प्राकृतिक कायिक जनन में स्वयं ही, क्या कहता है, प्राकृतिक कायिक जनन में स्वयं ही, जगह देख सकते हैं, स्वयं ही पौधे का रूपांतरित, क्या कहता है इस जगह देख सकते हैं, क्या कहता है, रूपांतरित ना, रूपांतरित भाग, क्या है, रूपांतरित भाग, यह कायिक प्रवर्धन भाग अंकुरित होकर, क्या कहता है, अंकुरित होकर ना, अंकुरित होकर,
इस जगह देख सकते हैं आप लोग, अंकुरित होकर नए पौधे का क्या कहता है, नए पौधे का जन्म देता है तो ओकरे क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन की विधियाँ, और कायिक जनन की विधियाँ भी तो होगी ना, कायिक जनन की अब विधियाँ देखेंगे, देख सकते हैं इस जगह कायिक जनन की विधियाँ ना। तो देखिए कायिक जनन आप लोग को समझ गए, जो प्रकृति के द्वारा होता है ओकरे कायिक जनन कहते हैं। अब देखिए कायिक जनन की विधियाँ अब देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कायिक जनन की विधियाँ ना। तो अब देखिए कायिक जनन होता है कैसे कैसे। एगो होता है जड़ के द्वारा, किसके द्वारा होता है, जड़ के द्वारा। जड़ के द्वारा कौन कौन चीज़ होता है, परवल होता है, शतावर होता है, यानी बहुत चीज़ होता है जड़ के द्वारा। यहाँ पर ETC होना चाहिए ना, ETC। उसके बाद देखिए यहाँ पर तना द्वारा भी होता है, आलू, अदरक एवं हल्दी, ये सब होता है, EC भी यहाँ पर भी होना चाहिए, ETC। उसके बाद देखिए पत्ती के द्वारा अजूबा, बिनोया, नागफनी, एलोवेरा, ये सब हो जाता है कि पत्ती के द्वारा कर लेता है कायिक जनन, एकरे कहते हैं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कृत्रिम कायिक जनन दूसरा पॉइंट आता है इसका ही ना, यानी कायिक जनन का दूसरा पॉइंट क्या है, कृत्रिम कायिक जनन ना। इस जगह देख सकते हैं आप लोग कृत्रिम कायिक जनन ना, ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कृत्रिम कायिक जनन, तो देखिए कृत्रिम कायिक जनन आखिर होता क्या है ना, कृत्रिम कायिक जनन होता क्या है, इस जगह देख सकते हैं आप लोग। पौधे में क्या कहता है, पौधे में कायिक जनन मनुष्य द्वारा कराया जाता है, ओकरे हम कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। आप लोग को बता चुके थे कृत्रिम केकरा कहते हैं, जो मानव ने बनाया है ओकरे कृत्रिम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है, पौधे में कायिक जनन मनुष्य द्वारा कराई जाती है तो उसे ही हम कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। तो इस जगह पढ़ेंगे फिर से, पौधे में कायिक जनन मनुष्य द्वारा क्या कहता है, पौधे में कायिक जनन मनुष्य द्वारा कराई जाती है तो उसे ही हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। और कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ भी होता है ना, वो भी देख लेते हैं, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस जगह आप लोग देख सकते हैं। एगो फर्स्ट नंबर होता है दाब लगाना ना, दाब लगाना में देख लीजिए जैसे में हो गया अड़हुल, गुलाब, सोहजन, सोहजन आप लोग को ठेठ भाषा में जानते होंगे, इसका दूसरा भी नाम है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या हुआ, इसे दाब लगाकर बनाया जाता है ना, यानी दाब लगाकर। उसके बाद कलमी वृक्ष आप लोग तो जानते हैं, यदि दूसरा वाला मतलब ठेवरी काट के उसमें उसका जोड़ देते हैं तो ओकरे कहते हैं कलमी वृक्ष, जो संकर नस्ल का वृक्ष होता है और बहुत ही बच्चे से फल देना चालू कर देता है ना, तो ओकरे कहते हैं कलमी वृक्ष। जैसे में देख लीजिए नींबू हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, क्या है, गुहर हो गया। उसके बाद देखिए रोपण, इसमें रोपण भी आता है, रोपण में जैसे आगे आम, नींबू, सेब, ये सब आ जाता है रोपण में। उसके बाद देखिए गुट्टी बांधना, गुट्टी बांधना जैसे में देख लीजिएगा आप लोग को नींबू का ठाई रहता है, उस पर यदि मट्टी आप लोग वो ठाई यदि झुका हुआ है उस पर आप लोग मिट्टी दे दीजिएगा तो क्या होगा, उस पर आप मिट्टी दे देते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, वो मतलब ठाई फिर से एक उसमें जलम जाता है और उसको काट कर आप लोग अलग कर देते हैं तो ओकरे कहते हैं गुट्टी बांधना ना। उसके बाद देखिए अब आता है इसका मेन टॉपिक, और लैंगिक जनन। आप लोग समझ चुके हैं, कायिक जनन पूरा समझ गए, इसका पार्ट भी समझ गए, कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप लोग समझ गए। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा होता है यानी कृत्रिम कायिक जनन ना। उसके बाद देखिए जनन क्या प्रकार का हुआ, जनन 3 प्रकार का हुआ, कायिक जनन, उसके बाद देखिए दूसरा है लैंगिक जनन, तीसरा है अलैंगिक जनन ना। तो अब देखिए अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। अलैंगिक जनन आखिर होता है क्या ना, अलैंगिक जनन होता है क्या, इस जगह इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। देख सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से अलैंगिक जनन आखिर होता क्या है ना, मेन टॉपिक है अलैंगिक जनन होता क्या है। इस जगह देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर है अलैंगिक जनन, जो कि बिहार बोर्ड में ये बहुत बार पूछा गया है, अलैंगिक और लैंगिक में अंतर स्पष्ट करें ना। तो देख लीजिए अलैंगिक जनन होता क्या है। सबसे पहले अलैंगिक जनन में देखिए पेड़ यदि छोटा छोटा जीव है वो खुद मतलब स्वयं ही जनन करके और स्वयं ही बच्चे मतलब उत्पन्न करता है, उत्पत्ति करता है बच्चा का, तो वो मतलब क्या हो गया, न्यू बेबी उत्पन्न करता है और बहुत मात्रा में उत्पन्न करता है। पूरा शरीर उसका ही जो मतलब जे जनक के समान ही होता है उसका शरीर ना, तो ओकरे कहते हैं अलैंगिक जनन। इस जगह देखिए पढ़ते हैं भाषा के माध्यम से, अलैंगिक जनन की क्रिया से उत्पन्न, अलैंगिक जनन के क्रिया से उत्पन्न संतान
अपने ही जनक के समान होते हैं, अपने ही जनक के समान होते हैं, इसलिए इसे अपने जनक का क्लोन कहा गया है। इसलिए अपने जनक का क्या कहा गया है? क्लोन कहा गया है। फिर से पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन की क्रिया से उत्पन्न संतान, ये जो अलैंगिक जनन होता है इस क्रिया से उत्पन्न संतान क्या होता है? उत्पन्न संतान अपने जनक के समान ही होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इस जगह देख सकते हैं, इसको इसलिए क्लोन कहा गया है। क्या कहा गया है? क्लोन कहा गया है। और अलैंगिक जनन में एक जीव की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन में एकल जीव की उत्पत्ति होती है ना। अलैंगिक जनन में कितने जीव की उत्पत्ति होती है? अलैंगिक जनन में एकल जीव की उत्पत्ति होती है ना, एकल जीव की उत्पत्ति होती है। उसके बाद देखिए अलैंगिक जनन की विधियाँ ना, अलैंगिक जनन की विधियाँ आप देखते हैं। अलैंगिक जनन की विधियाँ क्या होता है ना, तो देखिए अलैंगिक जनन तो द्विखंडन, यानी बहुत इसका विधियाँ होता है। द्विखंडन, बीजाणु जनन, उसके बाद मुकुलन, कालिका, यानी बहुत विधियां हैं। यानी जो जो इम्पोर्टेंट विधियां हैं वो आप लोग को बता देते हैं ताकि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो देख लीजिए अलैंगिक जनन की विधियां में आता है द्विखंडन। फर्स्ट आता है द्विखंडन। द्विखंडन में क्या क्या होता है वो देखेंगे। देखिए द्विखंडन केकरा कहते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए द्विखंडन में होता क्या। इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है? विभाजित होकर बटकर दो संतति जीव का निर्माण करता है, एक द्विखंडन कहते हैं। तो देखिए इसको भाषा के माध्यम से समझेंगे। इस विधि में प्रायः जनक के यानी क्या कहता है? प्रायः जनक के क्या कहता है? जनक के समय, यानी जनक के समय क्या कहता है? जनक के समय शरीर को दो भागों में समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित में बटकर दो संतति जीव का निर्माण करता है, ओकरे कहते हैं द्विखंडन। फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। कहता है इस विधि में प्रायः जनक, यहाँ पर होगा जनक के समान, क्या होता है? जनक के समान, यानी जनन के समय। देख लीजिए यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं, इस विधि में प्रायः जनन के समय जनक का शरीर दो भागों में क्या हो जाता है? दो भागों में विभक्त हो जाता है, यानी ओकरे कहते हैं समसूत्री विभाजन। ओकरे क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित में बटकर दो संतति जीव का क्या करता है? निर्माण करता है, ओकरे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। और द्विखंडन होता क्या है ये तो आप लोग समझ गए। जो एगो होगा और जनन के समय जनक का शरीर कितने भागों में बट जाएगा? दो भागों में बट हो जाएगा, समसूत्री विभाजन हो जाएगा, यानी समान हो जाएगा। यानी जैसे ये हुआ, इसको भी यहाँ से काटे, इसको भी यहाँ से काटे, तो ये समान हो गया, तो एक कहेंगे समसूत्री विभाजन ना। देखिए यहाँ पर ये खींचा और इसको कर दिए, तो ये दोनों तो समान ही हो गया, तो एक क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन कहेंगे। आधा इधर आधा इधर ना, तो एक कहते हैं समसूत्री विभाजन। और द्विखंडन में दो भाग हो जाता है, तो एक कहते हैं समसूत्री विभाजन, एक कहते हैं द्विखंडन ना। देखिए द्विखंडन में होता क्या है? यह प्रायः एक कोशिकीय जीवों में होता है। द्विखंडन किस में होता है? एक कोशिकीय जीवों में होता है ना। इस जगह देख सकते हैं आप लोग, द्विखंडन किस में होता है? एक कोशिकीय जीवों में होता है। और एक कोशिकीय जीव होता है कौन कौन? जैसे में हो गया पैरामीशियम, यानी पैरामीशियम, अमीबा, क्लोडोमाइडोमोनस ना, और यूग्लिना, ये सब हो गया क्या? यानी एक कोशिकीय जीव हो गया। उसके बाद देखिए अब दूसरा पॉइंट इसका देखेंगे, बीजाणु ना। क्या देखेंगे? बीजाणु जनन। बीजाणु जनन कैसे होता है वो वाला देखेंगे अब ना। देखिए यहाँ पर बीजाणु जनन आखिर होता क्या है? इस जगह देख सकते हैं बीजाणु जनन क्या कहता है? बीजाणु जनन इस विधि द्वारा जनक क्या कहता है? जनन के समय, इस विधि द्वारा जनन के समय जीवों की कोशिका में यह बाह्य भाग पर एक कोशिकीय पतली भित्ति या आवरण युक्त संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बीजाणु जनन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। और यह बीजाणु जनन कुछ समय बाद क्या है? बीजाणु जनन कुछ समय बाद, इस जगह देख सकते हैं आप लोग, बीजाणु जनन कुछ समय बाद, यानी कुछ समय बाद जनक कोशिका या पौधा से क्या कहता है? जनक कोशिका या पौधा से
अलग होकर विभिन्न स्थान पर फैल कर नए जीव का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं बीजाणु जनन। देखिए बीजाणु जनन आखिर होता क्या है ना। बीजाणु जनन ये होता है जब ये जो मतलब जनन के समय जीवों की कोशिका में यह बाह्य भाग पर एक कोश की पतली भित्ति बना लेता है ना, एक कोश की पतली भित्ति बना लेता है, युक्त आवरण युक्त बना लेता है। उसके बाद बीजाणु जनन, देखिए बीजाणु में कुछ समय बाद जनक कोशिका या पौधा से होकर विभिन्न स्थान पर फैलकर नए जीव का निर्माण कर लेता है। ये विभिन्न स्थान पर फैलकर और नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे में यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं, जैसे में क्या है, पेनिसिलियम है। जैसे में इस जगह देखिए आप लोग, जैसे में पेनिसिलियम, यहाँ पर देख सकते हैं पेनिसिलियम और कवक एवं उसके बाद क्या है, क्लेमाइडोमोनस है और यहाँ पर शैवाल है इत्यादि। ये हो गया जैसे में। उसके बाद देखिए मुकुलन द्वारा होता क्या है। अब मुकुलन के बारे में चर्चा करेंगे। मुकुलन आखिर होता क्या है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुकुलन, इस प्रकार का विभाजन ईस्ट में होता है। किस में होता है? इस प्रकार के विभाजन ईस्ट में होता है। किस में होता है? मुकुलन किस में होता है? देखिए ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में होता है। ये ऑब्जेक्टिव का भी प्रश्न है। ये मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में होता है। और इस विधि में ईस्ट कोशिका क्या है? ईस्ट कोशिका में बाह्य भाग क्या है? बाह्य भाग पर जनन के समय क्या कहता है? बाह्य भाग पर जनन के समय सूक्ष्म गोलाकार कायिक संरचना बनती है। सूक्ष्म गोलाकार कायिक संरचना बनती है जिसे मुकुलन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। देखिए मुकुलन बहुत ही आसान है। इस विधि में ईस्ट कोशिका में बाह्य भाग पर, जो इसका बाहरी भाग होता है, इस पर ना, ये बाह्य भाग पर क्या होता है, यानी जो ईस्ट कोशिका है इसके बाहरी भाग पर गोलाकार कई संरचना बन जाती है, बहुत ढेर सारी संरचना बन जाती है, जिसे हम कहते हैं मुकुलन ना। और देखिए मुकुलन में क्या क्या होता है वो आप लोग पहले अच्छा से जान लीजिए। मुकुलन में आखिर होता क्या है ना, मुकुलन में होता क्या है, इस जगह आप लोग देख सकते हैं। देखिए मुकुलन में होता है, यह मुकुलन ईस्ट से अलग होकर एक नए मुकुलन में परिवर्तित हो जाता है। ये जो ईस्ट है यानी ईस्ट से अलग होकर और एक बहुत बड़ा मुकुलन में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, ओकरे कहते हैं मुकुलन। देखिए मुकुलन आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखेंगे अब कलिका ना। अब देखेंगे क्या? कलिका। ये कलिका जनन क्या होता है ये भी थोड़ा देख लीजिए आप लोग। देखिए कलिका जनन आखिर होता क्या है, इस जगह देख सकते हैं। जब किसी पौधा में पत्ती या तने का अग्रभाग, पत्ती या तने का अग्रभाग पर बहुत कोश का हरे रंग का गोलाकार संरचना बनाती है, हरे रंग का गोलाकार संरचना बनाती है, उसे ही हम कहते हैं क्या? कलिका कहते हैं। और यह कलिका क्या है? यह कलिका मातृ पौधे से अलग होकर अनुकूल समय आने पर नए पौधे का क्या करती है? निर्माण करती है। जैसे में हो गया प्लोनेरिया, क्या है? प्लोनेरिया हो गया, फ्लोनेरिया हो गया ना। यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोनेरिया। तो यहाँ पर देखिए फिर से आप लोग को समझाते हैं कलिका आखिर होता क्या है ना। कलिका आखिर होता क्या है? देखिए जब किसी पेड़ पौधे या तने में अग्रभाग पर बहुत कोशिका हरे रंग का गोलाकार संरचना बना लेती है ना, संरचना बना लेती है, यह कलिका मातृ पौधे के अलग होकर अनुकूल समय आने पर नए पौधे का क्या होता है? निर्माण कर देता है। जैसे आप लोग को क्या हो गया, जैसे नींबू का गाछ रहता है और जो मतलब कागजी नींबू नहीं होता है, ठेठ में बोलते हैं उसको कागजी नींबू, लेकिन उसका नाम कुछ और है। तो देखिए वो मतलब ठार उसका झुका हुआ रहता है, उसका डाली झुका हुआ रहता है, उस पर हल्का मिट्टी दे देते हैं, तो ओकरे कहते हैं कलिका वाला बात ना। कलिका सेम टू सेम उसी प्रोसेस से होता है। तो ओकरे अग्रभाग पर दे देते हैं मिट्टी और फिर से उसमें एक क्या निकल जाता है? एक उसमें से एक मतलब फिर कली निकल जाता है, तो ओकरे कहते हैं कलिका जनन। अब देखिए कलिका जनन होता किस में है? फ्लोनेरिया में होता है, फ्लोनेरिया में होता है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर चलते हैं आगे चलते हैं खंडी भवन। खंडी भवन आखिर होता क्या है? देखिए खंडी भवन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही, बिहार बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खंडी भवन। खंडी भवन देखिए, इस विधि में क्या होता है, इस विधि में बहुकोशिकीय जनक तंतु का शरीर दो या दो से अधिक भागों में सतह टूट जाता है और प्रत्येक खंड या भाग अनुकूल समय आने पर एक नए पौधा या जीव में बदल जाते हैं, तो ओकरे कहते हैं खंडी भवन ना। खंडी भवन देख लीजिए, अच्छा से समझाते हैं आप लोग को। इस विधि में बहुकोशिकीय जनक, इस विधि में बहुकोशिकीय जनक जंतु का शरीर, जंतु का शरीर दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, भागों में या सतह में टूट जाता है, भाग या सतह में टूट जाता है। प्रत्येक खंड या भाग अनुकूल समय आने पर, यानी उसका मतलब टाइम आने पर क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है, उसका टाइम आने पर एक नए पौधे का निर्माण कर लेता है। जैसे में क्या हो गया, जैसे में हो गया सोहजन ना, अपने अर्केदिसन सोहजन होता है, उसमें एक मतलब अनुकूल समय आने पर उसमें देखिएगा उसको काट देते हैं तो उसमें क्या आता है, ठेंडुई में से आ जाता है, फिर से एक डाली आ जाता है, तो ओकरे कहते हैं कि खंडी भवन कहते हैं, यानी काट देते हैं और फिर से जन्म ले लेता है, ओकरे कहते हैं खंडी भवन ना। जैसे में देख लीजिए क्या होगा, स्पाइरोगायरा शैवाल और इथोलिक शैवाल, स्पाइरोगैरा शैवाल और इथोलिक शैवाल ईटीसी ना, ईटीसी भी होगा। उसके बाद देखिए पुनरुद्ध भवन होता क्या है, ये तो आप लोग समझ गए, खंडी भवन जिसको काटेंगे और फिर से जन्म ले लेगा उसी को कहते हैं खंडी भवन ठेठ भाषा में ना। उसके बाद देखिए पुनरुद्ध भवन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। देखिए पुनरुद्ध भवन में होता क्या है, यदि आप लोग कोई मतलब कोई भी जीव, यानी कोई भी जीव ना कह सकते हैं, लेकिन जो जैसे में देखिए हाथ यानी उंगली भी कट जाता है, यदि बच्चा है उंगली कट जाता है तो उसका फिर उंगली धीरे धीरे बढ़ता है ना थोड़ा थोड़ा, उसी को कहते हैं पुनरुद्ध भवन। जैसे में देख लीजिएगा छिपकली और को काट देते हैं पूँछ और फिर से जन्म ले लेता है ना, उसका पूँछ फिर से बड़ा हो जाता है। जैसे में छिपकली को क्या कहते हैं, लिजार्ड कहते हैं इंग्लिश में, तो उसका देखिएगा काट दीजिएगा तो फिर से उसका पूँछ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ओकरे पुनरुद्ध भवन कहते हैं। तो देखिए इसको भाषा के माध्यम से समझेंगे तो और ही बेहतर होगा। देखिए कुछ जीव में पुनरुद्ध भवन की असीमित क्षमताएं पाई जाती है, असीमित क्षमताएं पाई जाती है, यानी कि ओकरा केतो बार काट दीजिएगा तैयो जन्म यानी वो बढ़वे करेगा ना। तो ये हो गया पुनरुद्ध भवन। और इन जीवों का शरीर कई टुकड़ों में, देख सकते हैं कई टुकड़ों में क्या हो जाता है, विभाजित कर, क्या कहता है, कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, कर दिया जाए, और ये प्रत्येक टुकड़ा क्या कहता है, प्रत्येक टुकड़ा जिसमें केंद्र उपस्थित होता है, वे टुकड़ा पुनः विभाजन द्वारा क्या कहता है, विभाजन द्वारा उन शरीर का निर्माण कर लेता है। इस प्रक्रिया को पुनरुद्ध क्या कहते हैं, पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, प्लेनेरिया हो गया, अमीबा हो गया, हाइड्रिला हो गया, स्पंज हो गया ना, ये सब होता है इसमें, देख सकते हैं इस जगह, ओकरे कहते हैं पुनरुद्ध भवन। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखेंगे, अब देखेंगे क्या, अलैंगिक जनन का लाभ देखेंगे, अलैंगिक जनन से लाभ हानि क्या होता है और हानि क्या होता है वो भी देखेंगे ना। देखिए अलैंगिक जनन में लाभ क्या होता है, देखिए अलैंगिक जनन में इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान जनक के समान ही होता है। तो इसमें कोई न नहीं, देखिए जैसे में आजकल का ज़माना होता है बहुत ही ख़राब होता है, जैसे में डीएनए टेस्ट करा लेता है आदमी, और यदि उसका पड़ोसी सनक मुंह मिल गया तो उसका भी टेस्ट करा लिया जाता है डीएनए कि हमर है कि नहीं है ना, ये भी वाला बात हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर में दूसरा पॉइंट है, इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान गुणसूत्रों के संख्या के जनक के समान होता है। ये जो उत्पन्न संतान होता है वो की होता है, गुणसूत्रों के संख्या के जनक के समान ही होता है ना, तो इसमें कोई झोल झाल नहीं है। उसके बाद देखिए 3 नंबर पॉइंट है, इसमें जनक के केवल और केवल एक ही जीव, यानी एक ही जीव की आवश्यकता होती है, इसमें मतलब स्वयं ही हो जाता है। तो इसमें कैसे डीएनए टेस्ट होगा ना, इसमें युग्मनज का निषेचन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें युग्मनज की निषेचन की आवश्यकता भी नहीं होती है, इसलिए कोई झोल झाल नहीं होता है। उसके बाद देखिए अलैंगिक जनन का हानि क्या होता है, लाभ तो पढ़ लिए और हानि अब पढ़ेंगे। देखिए हानि में क्या क्या होता है, हानि में होता है इस विधि द्वारा नई प्राणी या प्रजाति का
विकास नहीं होता है ना, वही मतलब सेम टू सेम ही जन्मेगा तो कैसे विकास होगा, यानी सेम टू सेम ही मतलब जन्म लेगा तो कैसे विकास होगा। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है। इससे प्राप्त संतान एक नए गुण का विकास नहीं करता है। कैसे गुण का विकास करेगा ना, इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान दुर्बल यानी बहुत ही कमज़ोर होता है। तो इसी को कहते हैं अलैंगिक जनन का ये सब दोष हो गया। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। देखिए अब लैंगिक जनन के लिए यहाँ पर बनाएंगे दूसरा वीडियो जिसमें लैंगिक जनन के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे।